Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover the same chapter, and the chapter is the national movement first phase. So in the previous video I have already explained about the rise of nationalism, discontent against British rule, and political, administrative and economic unification of the country. So in this video I will start from spread of modern education. सो ऑलरेडी वी हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर्स कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा कि इंडिया में जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है. सो दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन. वो चाहते थे इंडिया में इंग्लिश पढ़ाना और अपने तरह का जो उनका एजुकेशन सिस्टम था उसको इंडिया में लाना चाहते थे. और उनका जो तरीका था, उन्होंने सोचा कि हम अपने जो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में बच्चों को देंगे उसके लिए हम जो मीडियम रखेंगे दैट वुड बी इंग्लिश. तो इस तरह से इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया, उसे इंट्रोड्यूस किया गया. और इसके साथ साथ उन्हें ये लगता था कि अगर हम इंडियंस को इंग्लिश पढ़ा देंगे तो इंडिया में जो लोग हैं कुछ लोअर पोस्ट पर, एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ लोअर पोस्ट पे हमें सप्लाई मिलती रहेगी और कम पैसे में हमारा काम आसानी से हो जाएगा. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बैकफायर करती हैं. हमेशा हर किसी का कोई आइडिया या कोई प्लान ऑलवेज सक्सेस नहीं होता. तो यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जब उन्होंने ये सोचा कि हम इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन देंगे, वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा. हमें यूरोप से बहुत सारे लोग हाई सैलरीज पर बुलाने नहीं पड़ेंगे. हम इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लो पोस्ट पर रखेंगे और कम पैसे में हमारा काम चल जाएगा. और साथ के साथ जब इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन हम प्रोवाइड कराएंगे तो इस इम्पार्टेशन के बाद ये जो हम लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो इंग्लिश समझने के बाद वो हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स को समझेंगे और हमारे साथ काम करते हुए हमारे लिए वो लॉयल रहेंगे और हमेशा ये डिमांड करेंगे कि उनकी चीज़ें भी हम यूज़ करना चाहेंगे. और साथ के साथ हम हमेशा इंडिया में ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करेंगे जितने भी लोग उनके अंडर में काम कर रहे होंगे. ऐसी उनकी सोच थी. लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी जैसा ब्रिटिश ने एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होता चला जाएगा. अब लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी, वेस्टर्न आइडियाज़ को वो समझ रहे थे. तो वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ एक्सपोजर होने के बाद उन्हें भी अपने राइट्स के बारे में समझ में आने लगा कि हमें भी ये राइट्स मिलने चाहिए. अब वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे थे. तो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस तरह से फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी और इक्वलिटी एंड फ्रीडम के आइडियाज़ के बारे में बात की जा रही थी कि हाँ लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लोगों को इक्वलिटी दी जानी चाहिए. तो इन सारे आइडियाज़ से इंडियंस भी काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे. तो अब उन्होंने जो गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही थी जिसने इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ था, ब्रिटिश थी जो, तो अब इन इंग्लिश के खिलाफ, इनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की. इन्होंने वो सारे आइडियाज़, वो सारी चीज़ें जो इंडिया में वो फॉलो कर रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लाइक उन्होंने बेसिक ह्यूमन राइट्स को डिनाई किया हुआ था. उन्होंने इंडिया के जितने भी लोग थे उनके राइट्स को उनको देने से मना किया हुआ था. इस चीज़ को उन्होंने गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया और उनके खिलाफ बोलना शुरू किया. But the English language acted as unifying factor because people from different parts of India. क्योंकि अब वो क्या लैंग्वेज लेकर आए थे इंडिया में. इससे पहले क्या था, इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं. आपको पता है महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है. और वो जो लैंग्वेजेस जितनी भी बोली जाती है इंडिया में, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो पंजाब का बंदा जाएगा तमिलनाडु में, वो उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता. तमिलनाडु वाला इंटरेक्शन के बीच में बात करते हुए पंजाब की बात को समझ नहीं सकता, पंजाबी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता. लेकिन जो लैंग्वेज ब्रिटिश इंडिया में लेकर आए थे, इंग्लिश जो लेकर आए थे, वो एक कॉमन लैंग्वेज थी. इस लैंग्वेज को सीखने के बाद वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे और ये कम्युनिकेशन इतना ईजी था कि वो एक दूसरे की कही बात को आसानी से समझ सकते थे. तो यहाँ पर ये बैकफायर था. मीन्स वो जो लैंग्वेज लेकर आए थे वो सोचते थे ये एडमिनिस्ट्रेशन में लो पोस्ट पर हम लोगों को रख पाएंगे, सप्लाई आसानी से होगी, आसानी से कम सैलरी में लोग मिल जाएंगे. लेकिन ये बैकफायर था. ये वो लैंग्वेज थी जिस लैंग्वेज को सीखने के बाद वो एक दूसरे के करीब आए, वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हो पाए, एक दूसरे के साथ वो मिल सके. तो दिस लैंग्वेज एक्टेड एज यूनिफाइंग फैक्टर. तो ये वो लैंग्वेज थी जिसने एक यूनिफाइंग फैक्टर के
तरह से काम किया। अलग अलग पार्ट से जो लोग थे, अलग अलग इंडिया के पार्ट से आने वाले लोग जो अलग अलग फैक्ट्रीज में आकर काम कर रहे थे या एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जो जुड़े हुए थे, वो इस लैंग्वेज की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए। अलग अलग लैंग्वेजेस उन्होंने बोलना छोड़कर ये कॉमन लैंग्वेज बोलनी शुरू की। अब एक दूसरे से आसानी से एक ही कॉमन मीडियम, एक ही कॉमन लैंग्वेज में वो बात कर पा रहे थे। एंड एजुकेटेड इंडियंस एक्वायर्ड डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्टिक आउटलुक, यानी इंडिया के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, इनकी जो सोच थी वो अपनी समझ के हिसाब से वो लोग डेमोक्रेटिक सोच रहे थे और पूरे कंट्री इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। मीन्स उन्हें लगता था हम इंसान हैं तो हमारे कुछ राइट्स होने चाहिए, हमको इस तरह से एक्सप्लॉइट या हैरास नहीं किया जाना चाहिए। और अब वो अपने रीजनल, रिलीजन और कास्ट से अलग हटकर पूरे कंट्री इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। और भी बहुत सारी चीजें थी। एंड नेक्स्ट इज अंडर दिस द नेक्स्ट फैक्टर इज रोल ऑफ द प्रेस, कि किस तरह से प्रेस ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और लोगों की जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो राष्ट्र प्रेम, जो भावना, जो ये सारी चीजें थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट सोचने की जो फीलिंग थी, प्रेस ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया। तो नेशनल कॉन्शियसनेस को स्ट्रेंथन करने में इंडियन प्रेस का एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जितने भी उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की एंटी इंडियन पॉलिसीज के बारे में लिखा। उन्होंने हर तरह से न्यूज़पेपर में अलग अलग लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर्स में ब्रिटिश के अगेंस्ट बोला कि हमें किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हम किस तरह से इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और ये सारे हर आर्टिकल में ब्रिटिश के खिलाफ होता था। और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को कहा कि आए, हमारे साथ यूनाइट हो, हमारे साथ मिले और एक कॉमन कॉज के लिए हमारे साथ आगे आए। कॉमन कॉज क्या था? एक ही कॉमन कॉज था, दैट वाज टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश, इंडिया को ब्रिटिश से आजाद कराना। तो इंग्लिश, क्योंकि अब इंग्लिश लोगों को आती थी, इंग्लिश में भी और वर्नाकुलर मीन्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी मीन्स न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स को पब्लिश किया गया। और जितने भी लोग थे, इंडिया के जो लोग थे, उनकी जो ओपिनियंस थी उनको मोबिलाइज किया गया, यानी उनकी सोच को बदला गया कि हाँ, सब लोग आगे आए और इन लोगों को अच्छा ना समझे। और इस तरह से लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो बॉन्डिंग थी, वो क्रिएट की गई, वो पैदा की गई। मीन्स कुछ लोग सोच रहे थे खिलाफ, कुछ जो नहीं सोच रहे थे उनको भी इस तरह की फीलिंग दी गई। अब गवर्नमेंट का काम क्या था? गवर्नमेंट को लग रहा था कि अब लोगों को हमारी बारे में पता चल रहा है, लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन्होंने इस नेशनलिज्म की फीलिंग और इस पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को रोकने के लिए दे ट्राई टू मीन्स उन्होंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की इन सारी फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए। और इसके लिए उनको क्या करना था? न्यूज़पेपर, दैट वाज द मेन सोर्स। वो मेन सोर्स था लोगों की अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले न्यूज़पेपर्स और बुक्स को बैन करना शुरू किया कि हमारी कोई भी बात वायरल ना हो, कोई भी बात लोगों तक इस न्यूज़पेपर और बुक्स के थ्रू नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, वो बात दूसरी थी, दैट दे वर फेल्ड, वो फेल हो गए, ये न्यूज़पेपर्स और बुक्स को रोक नहीं सके। उस टाइम पर जितने भी बड़े बड़े रिनाउंड जो ऑथर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने अपनी हर बुक में ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखा। लाइक देवर बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्य भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और बहुत सारे जो थे, उन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को पैदा किया, उसे बढ़ाया। जितनी भी इनकी लिखी हुई चीजें थी, देयर नेशनलिस्ट लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, एसेज एंड पैट्रियोटिक पोइट्री डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द मासेस। इनकी लिखी हुई जितनी भी चीजें थी, तो इन्होंने अपनी बुक्स में नेशनलिस्ट लिटरेचर लिखा, चाहे वो फिक्शन की फॉर्म में था, एसेज की फॉर्म में था या पैट्रियोटिक पोइट्री की फॉर्म में था। इन सारी चीजों को पढ़कर लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था, दैट यस वी कैन डू इट, हम अपने इंडिया को आजाद कराएंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये थे कुछ वो फैक्टर्स जो लॉन्ग टर्म में लोगों के अंदर, लॉन्ग टाइम के बाद लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि हमें अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है, आजाद कराना है, एंड वी नीड टू गेट इट फ्री। अब इसके बाद कुछ और भी फैक्टर्स थे जिन्होंने बहुत जल्दी, जिसका रिजल्ट आया, वो इमीडिएट फैक्टर्स थे, जो कुछ ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिश ने बनाई जिसके बाद बहुत जल्दी ही लोगों के अंदर अग्रेशन था, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था और लोग रिवॉल्ट कर रहे थे और आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे आ रहे थे। So this is for today. In next video we will start from immediate factors. वो कौन से immediate factors थे जिनकी वजह से बहुत जल्दी ही masses में, इंडिया के लोगों में गुस्सा आया। So till then
Take care and bye-bye, and do keep watching my videos if you have missed any of the classes. Thank you so much.